आदरणीय ताई और कार्य समिति के सभी सम्मानित सदस्यों को राम राम। पुनरुत्थान विद्यापीठ की कार्य समिति गोष्ठी शिक्षण वर्ग और अभ्यास वर्ग के दूसरे दिन श्रावण कृष्ण तृतीया युगाब्द 5127 के नवम और अंतिम समापन सत्र में मैं समग्र शिक्षा योजना कि 2 दिनों में जितनी बात हुई है उसके सार संक्षेप के साथ साथ कुछ अपनी बातें भी कहूँगा। समग्र शिक्षा योजना में 3 शब्द हैं, एक समग्र है, शिक्षा है और योजना है। समग्र का अर्थ हम पूरे भारत राष्ट्र के रूप में लेंगे तो आज लगभग 140 करोड़ का भारत देश है। तो ये शिक्षा किसके लिए होगी? 140 करोड़ भारतीयों के लिए। क्यों होगी 140 करोड़ भारतीयों के लिए? क्योंकि हमने रमणीय वृक्ष में पढ़ा है कि भारत में उस समय लगभग 100% लोग शिक्षित थे। उसमें लिखा है कि भारत के उत्तर में जो प्रदेश हैं वहाँ लगभग 97% साक्षरता थी और भारत के दक्षिण में 100% साक्षरता थी 1830 तक, जब हमारे यहाँ 5 लाख से अधिक गुरुकुल या विद्यालय थे और प्रत्येक 400 की जनसंख्या पर एक विद्यालय था। इसलिए हमारा भी लक्ष्य है कि जो 8-10 पीढ़ियों में आत्मविस्मृति हुई है उसको पुनः स्मरण दिलाना और पुनः उसी स्थान पर लेके जाना। तो समग्र का अर्थ यदि और विस्तार से देखें तो देश, काल, परिस्थिति, व्यक्ति, वस्तु, घटनाक्रम, इन सभी आयामों को एक साथ देखना और एक साथ इनके उद्देश्यों का, प्राथमिकताओं का और अनुपात का निर्धारण करना। संस्कृत में एक बहुत अच्छा श्लोक आता है, यत्र तत्र च सर्वत्र वर्तते परमेश्वर अन्यत्र चापि तत्स्थानम कुत्र स्यात् यत्र नास्ति सः। अर्थात परमेश्वर हर स्थान पर है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ परमेश्वर नहीं है। इसको यदि हम समग्रता के परिप्रेक्ष्य में लेंगे तो ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ से हम शिक्षा ग्रहण नहीं करते और जीवन का ऐसा कोई अंश नहीं है जहाँ हम शिक्षा ग्रहण नहीं करते। इसलिए यत्र तत्र सर्वत्र सबका विचार, गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक की शिक्षा का विचार, प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक की शिक्षा का विचार और घर, विद्यालय, समाज, राष्ट्र, ग्राम, नगर और वनवासी की शिक्षा का विचार और धर्म, अर्थ और काम की शिक्षा का विचार और धर्माचार्यों, ज्ञानाचार्यों और कारीगरों की शिक्षा का विचार, जब इन सब का विचार हम एक साथ करते हैं उसे हम समग्रता कहते हैं। और समग्रता के लिए एक चिंतन भी गत वर्ष चला जिसका नाम था राम विद्यापीठ। तो हम समग्र शिक्षा योजना का पर्याय किसी को कह सकते हैं। जो समग्र शिक्षा योजना की व्यवस्था करेगा वो राम विद्यापीठ होगा। और स्थिति क्या होगी? राम राज्य जैसी स्थिति उससे आएगी कि सब व्यवस्थाएं स्वयमेव समाज के द्वारा संचालित होंगी, धर्माचार्यों के द्वारा मार्गदर्शित होंगी और राज्य केवल व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करेगा, ना कि किसी प्रकार का हस्तक्षेप करेगा। दूसरा विषय है शिक्षा। समग्र शिक्षा योजना में दूसरा जो शब्द है वो है शिक्षा। शिक्षा में हम 3 बातें देखेंगे। एक, विपुल भाई ने कल बहुत विस्तार से बताया कि किस तरह से 1773 से पहले हमारी स्थिति थी, फिर 1773 में और 1835 जब मैकाले यहाँ आए और 1866 में जब राजनारायण बसु जी ने हमारे यहाँ पुनः भारतीय शिक्षा का विचार आरंभ किया, तब तक लगभग 3 से 4 पीढ़ियाँ बीत चुकी थी और लोग अपनी चीज़ों को विस्मृत कर गए थे। उसके बाद हम सब ने सोचा कि स्वतंत्रता उपरांत स्थिति ठीक होगी। सभी ने राज्य को पूरी शिक्षा व्यवस्था सौंपी, लेकिन वो सुधरने के बजाय धीरे धीरे बिगड़ती रही। भारत अभारत की ओर अग्रसर होता। तो जो वर्तमान ढांचा है उसके ग्रहित क्या हैं और हम जो शिक्षा की बात करते हैं
वो क्या है, इनकी हम तुलना करेंगे थोड़ी सी, तब हम शिक्षा के बारे में जान पाएंगे। वर्तमान ढांचे में शासन मान्यता अनिवार्य है। शिक्षा की व्यवस्था संस्थागत है, अर्थात जीवमान प्रक्रिया के स्थान पे एक यांत्रिक प्रक्रिया चलती है, जो ब्रिटिश क्लासरूम सिस्टम जिसको हम बोलते हैं कि वहीं शिक्षा होती है, उसके अतिरिक्त तो कहीं शिक्षा नहीं है। शिक्षा का लक्ष्य अर्थार्जन तक सीमित हो गया है और यूरोपीय विचार ही वैश्विक है, वही आधुनिक है, यहाँ तक हम सीमित हुए हैं। और छात्र अध्यापक संबंध परोक्ष हो गया है, और जब से सोशल मीडिया आया है और कोरोना आया है उसके बाद तो वर्चुअल हो गया, परोक्ष भी नहीं बचा, केवल वर्चुअल, जिसमें पता भी नहीं है कि शिक्षक कौन है और विद्यार्थी कौन है। तो ये जो पश्चिम का मंत्र तंत्र और यंत्र है, इसको कैसे देशानुकूल और युगानुकूल बना करके शिक्षा विषयक दृष्टि, उसकी संकल्पना और व्यवस्था में परिवर्तन करके अनवस्था को सुव्यवस्था में परिवर्तन करना है, इसके लिए जो शिक्षा का तत्व है, जो दूसरा शब्द हम चर्चा कर रहे थे, वो भारतीय होना आवश्यक है। और भारतीय शिक्षा का तात्पर्य क्या है? वो है कि वर्तमान जो ढांचा है उस ढांचे से परे जाकर सोचना आवश्यक है। इस ढांचे में रहकर आप नहीं सोच पाएंगे। दूसरा, शिक्षा का व्यक्तिगत स्तर पर विचार नहीं करना। जिसके पास जितना पैसा है, जितनी सुविधा है, उसको उतनी शिक्षा मिलेगी, इस आधार पर विचार नहीं करना, अपितु शिक्षा धर्मानुसारिणी होती है, उसका अधिष्ठान आत्म तत्व होता है और शिक्षा राष्ट्र के लिए होती है। इस अधिष्ठान को लेकर हमें आगे बढ़ना होगा। जैसे पश्चिम में साक्षरता पर जोर दिया जाता है, तो हमारे यहाँ साक्षरता और शिक्षितता में बहुत अंतर है। हो सकता है किसी किसान को आखर ज्ञान नहीं हो, लेकिन उसे एग्रीकल्चर में पीएचडी किए हुए व्यक्ति से अधिक किसानी आती होगी। ये भारत की शिक्षा है। और शिक्षा का संबंध केवल अर्थार्जन से और बाजारीकरण से नहीं है, अपितु हमारे यहाँ शिक्षा गुणार्जन, ज्ञानार्जन और कौशलार्जन करने के लिए भी होती है। और शिक्षा केवल बुद्धिनिष्ठ नहीं होती है, वो आत्मनिष्ठ होती है। ये भी हमें भारतीय शिक्षा का ग्रहित मानना होता है और भारतीय शिक्षा का अधिष्ठान भी यही है। और शिक्षा का संबंध परोक्ष या वर्चुअल नहीं होता है, वो आत्मीय संबंध होता है, प्रेम पूर्ण संबंध होता है। जैसे माता पिता के साथ बिंदुज का संबंध होता है, उसी तरह से गुरु के साथ में मानस का संबंध होता है। गुरु और गुरु माँ मानस माता और मानस पिता की तरह होते हैं। तो हमारा जो शिक्षा का मंत्र अर्थात विचार या ज्ञान या शैक्षिक पक्ष है, वो ऐसा है। और हमारा जो शिक्षा का तंत्र है, व्यवस्था, उसके 3 मूल तत्व हैं। पहला तत्व है कि शिक्षा स्वायत्त होनी चाहिए, वो शिक्षक पर आधारित होनी चाहिए। आज की तरह नहीं कि पूरे देश को कंट्रोल करने वाला, नियंत्रित करने वाला एक बोर्ड हो। देश काल परिस्थिति जैसा स्थान है वैसी शिक्षा होनी चाहिए। गुजरात में, अहमदाबाद में अलग तरह की शिक्षा होगी, कच्छ में अलग तरह की शिक्षा होगी। कोई गो आधारित गुरुकुल करना चाहेगा, कोई कृषि आधारित गुरुकुल, कोई नौकर गुरुकुल खोलना चाहेगा, तो कोई उद्योग गुरुकुल खोलना चाहेगा। तो सबकी शिक्षा अपनी अपनी तरह की शिक्षा होगी। और उसका केंद्रीय तत्व एक होगा कि जो मार्गदर्शन ले रहे हैं वो धर्माचार्य एक जैसा मार्गदर्शन दें, और जो सिद्धांत है मूल, जो पुनरुत्थान के 3 सिद्धांत, 2 सूत्र और 1 दर्शन है, वो आधार बने। क्योंकि उस आधार स्तंभ से हट करके कोई भी शिक्षा प्रणाली उन्हें इसी पश्चिम की शिक्षा प्रणाली के रंग रूप में धीरे धीरे रंग जाएगी, जो हमने 1866 से लेकर के आज तक के सर्व प्रकार के प्रयासों को देखा। और जो यंत्र है वो भारतीय परंपरा में यंत्रों से अधिक महत्व मंत्र का था। तो जो दूसरा विषय है, जो हमने 3 विषय की बात की, एक तो स्वायत्त होनी चाहिए, दूसरा यंत्रों का बहुत अधिक महत्व नहीं है। जहाँ गुरु और शिक्षक मिले वही विद्यालय बन गया, इसके लिए बहुत बड़ा ताम झाम व्यवस्थाएं खड़ी करने की आवश्यकता नहीं है।
और तीसरा जो तत्व है वो है शिक्षा समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए और निःशुल्क भी होनी चाहिए। जो जैसी शिक्षा प्राप्त करना चाहता है उसे उस शिक्षा की योग्यता अर्जन करनी है, उसे वैसी शिक्षा मिलेगी। अब हम तीसरे शब्द की ओर अग्रसर होंगे, समग्रता और शिक्षा को जानने के उपरांत, वो है योजना। योजना के दो स्वरूप होंगे हमारे। एक सर्व समावेशक और व्यापक योजना की आवश्यकता क्यों है और वो दीर्घकालिक योजना बने कैसे हमारी। तो सबसे पहले जो सर्व समावेशक और व्यापक योजना किस रूप में हो, तो हमने अभी चर्चा भी की और हमारी गोष्ठी में भी समग्र शिक्षा योजना में चर्चा हुई कि विश्व के और अपने और शिक्षा के वर्तमान संकटों को ठीक से पहचानने का प्रयास करना। अभी जब हम स्त्री शिक्षा के ऊपर ताई के विचार सुन रहे थे तो पहले से उस विषय में बहुत अधिक स्पष्टता मेरी हुई। हम कभी पश्चिम की अकेली बात करते हैं, कभी भारत की बात करते हैं, तो कितना सुंदर आया कि पहली बात भारत में आया कहाँ से, पश्चिम से आया। पश्चिम में मूल कारण क्या था, क्योंकि वहाँ स्त्री को वस्तु समझा जाता था और लंबे समय तक समझा जाता था। इस कारण से हमारे यहाँ संकट आया और दोनों की तुलना करके हम उसका समाधान कर सकते हैं। इसी तरह से वर्तमान शिक्षा के संकटों की सही से पहचान करना। दूसरा, भारतीयता क्या है, राष्ट्रीयता क्या है, भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है, उसको स्पष्ट रूप से व्याख्यायित करना, जो पुनरुत्थान ने किया है। तीसरा, जब हम किसी भी बात में परिवर्तन करें तो एक कांगी जो परिवर्तन होता है वो कोई परिवर्तन नहीं लेके आता है। तो इसके ज्ञान पक्ष में, व्यवस्था पक्ष में और अन्य सभी पक्षों में परिवर्तन करना, जिसको हम मंत्र, तंत्र और यंत्र कहेंगे, तीनों में एक साथ विचार करना, यही समग्र शिक्षा योजना भी है। योजना में चौथा पक्ष क्या होगा कि जो जीवन दृष्टि है और जो शिक्षा दृष्टि हमारी जिस जीवन दृष्टि के आधार पर बनी, उसको पूर्ण रूप से परिष्कृत करना। क्योंकि जीवन दृष्टि में परिष्कार नहीं होगा तब तक शिक्षा दृष्टि में भी परिष्कार पूरा नहीं हो पाएगा। और पूरे देश का एक प्रतिमान, इसीलिए हम राम विद्यापीठ की चर्चा करें कि हम खाका देंगे और जिसको जहाँ जहाँ गुरुकुल खोलना है, विद्यालय खोलना है, राम विद्यापीठ खोलनी है, वो वहाँ खोले। और जब इस प्रतिमान का विचार करें तो उसका विचार वैश्विक भी होना चाहिए, लेकिन क्रियान्वयन है वो स्थानिक हो, इतना लचीला होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने बना दिया तो यहाँ के लिए ही, वैश्विक स्तर से लेकर स्थानीय स्तर तक सब जगह क्रियान्वित हो सके, ऐसा विचार होना चाहिए। अपने सिद्धांत वही रहे, व्यवहार रूप में परिवर्तन होता रहे। और शिक्षा के भारतीयकरण में जो जो अवरोधक तत्व हैं, जैसे अभी हमने चर्चा की, दो चीजों की मूल चर्चाएं हुई कि यदि सुख, समृद्धि, संस्कार, ज्ञान और शांति, ये 5 तत्व एक साथ नहीं है तो कहीं ना कहीं उलझन है हमारे में अभी। और दूसरा, जब मूल बिगड़ जाता है तो पहले उसे सही करना पड़ता है। जैसे अभी ताई ने बताया कि जब गृहिणी, विद्यालय के गुरु और धर्माचार्य, इनमें कुछ दोष आया तो समस्या। और हमें दोष कीर्तन हमेशा नहीं करते रहना, इनमें ये कमी, इनमें ये कमी, इनके दोष कीर्तन के लिए 10% समय रहेगा, लेकिन शेष 90% करना है। और काम ही आराम है, इस भाव से करना है। क्योंकि बार बार हम पढ़ते हैं कि करने से होता है, करने से ही होता है और करने से होता ही है। तो जब तक ज्ञान पक्ष कृति रूप में नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद जो स्थान स्थान पर हमें क्रियान्वयन करना है, उसके लिए एक क्षमतावान समूहों का निर्माण करना पड़ेगा, ये भी हमारी योजना में होना चाहिए। और विश्वविद्यालयों के शिक्षा विभाग से लेकर के सारे धर्माचार्य और सारा समाज इसको एक रूप में अपनाने का सामर्थ्य दिखाए, ये हमारी सर्वसमावेशक और व्यापक योजना का अंग बनना चाहिए। तो बात ये है कि योजना दीर्घकालिक क्यों होनी चाहिए। हम तो 2 वर्ष में कर लेंगे, 5 वर्ष में कर लेंगे, क्योंकि बहुत से विद्वानों से मिलते हैं, वो इतने उत्साह के साथ आते हैं कि जैसे मैं 2 वर्ष में परिवर्तन कर लूंगा। क्या 10 पीढ़ियां और 200 वर्ष बिगड़ने में जिसे लगे, वो 2 वर्ष में, 5 वर्ष में, 10 वर्ष में हल हो पाएगा?
कभी नहीं हो पाएगा। गाड़ी यदि विपरीत दिशा में गई है तो पुनः उतनी ही दिशा, नहीं तो उससे थोड़ा तेज गति में, थोड़े कम समय में तो उसे दौड़ना ही पड़ेगा। जैसे वो उदाहरण की, आगरा से जब गाड़ी चली तिरुवनंतपुरम की ओर, जाना था उनको दिल्ली, और चढ़ गए दूसरी ट्रेन के अंदर, तो कृष्णमूर्ति जी का कथन है। और जब विपरीत गए तो किसको दोष दे रहे हैं? कभी सरकार को दोष दे रहे हैं, व्यवस्था को दोष दे रहे हैं, रेल को दोष दे रहे हैं, लेकिन स्वयं को दोष नहीं दे रहे। स्वयं कुछ नहीं कर रहे, ट्रेन नहीं पकड़ रहे हैं, ट्रेन दूसरी पर चढ़ नहीं रहे हैं, और दोष सबको दे रहे हैं। तो आज हमारे समाज की ऐसी ही कुव्यवस्था हो गई है, अनवस्था हो गई है, अराजकता हो गई है। और जाने में अनजाने में, जिसको हम कहते हैं कि कुछ अज्ञान के कारण, अल्प ज्ञान के कारण, या विपरीत ज्ञान के कारण, या साहस के अभाव के कारण हम मूल गाड़ी को पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए जो शिक्षा का बुरी तरह से उलझा प्रश्न, उसके लिए दीर्घकालिक योजना की आवश्यकता है। दूसरा, ये विनाश का स्वरूप जब हम अच्छे से समझेंगे कि कैसे उन्होंने विनाश किया, तो उसी से निर्माण भी कैसे करना है वो समझ में आएगा। और सबसे बड़ी बात, अंग्रेजों ने केवल हमारी व्यवस्था को नष्ट नहीं किया, उसका प्रतिस्थापन अपनी यूरो अमेरिकी व्यवस्था के साथ किया। और विश्व में भारत एकमात्र ऐसा देश है जो विदेशी व्यवस्था के साथ पूर्ण रूप से जीता है। आप जापान में जाइए, जापानी भाषा मिलेगी, इजराइल में जाइए, हिब्रू भाषा मिलेगी, यूरो अमेरिका में उनकी अपनी भाषा मिलेगी, और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में तो मूल नागरिक ही नहीं बचे, तो भाषा क्या मिलेगी? जो आए वही अब स्वामी है। इसी तरह से अन्य देशों में, जर्मनी में जाइए, फ्रांस में जाइए, वहाँ पर उनकी अपनी भाषा मिलेगी। लेकिन भारत में भाषा कौन सी मिलेगी? विदेशी। अपनी भाषा की बात करेंगे तो उनको बुरा लगेगा। कोई पुरातनपंथी कह के कहेगा, और कोई उत्तर दक्षिण के अंदर डिवाइड करके इसको कुछ नया रंग देने का प्रयास करेंगे। और जब यूरोपीय तंत्र मंत्र यंत्र इतना प्रतिष्ठित हुआ है, तो ये हमारे रक्त में विष की तरह उतर गया है। तो रक्त में से इसे निकालना है, तो जैसे डायलिसिस होता है वैसे डायलिसिस करना पड़ेगा, ताकि नित्य उसमें से जो विष है वो निकालें। और डायलिसिस भी भारतीय प्रक्रिया में, क्योंकि अंग्रेजों वाले जो डायलिसिस है उससे कुछ नहीं होगा, वो तो व्यक्ति की अंत में मृत्यु होती है, पूर्ण रूप से सही नहीं होता। तो जो आयुर्वेद के माध्यम से डायलिसिस हो सकता है वो करना पड़ेगा, भारतीय परंपरा के माध्यम से हमें करना पड़ेगा। तो भारतीय तंत्र मंत्र को पूरी तरह से पहचान करके उसके उबारने की तीव्र चाह रखने वाले जो लोग हैं, जो विद्वजन हैं, उनका ध्रुवीकरण करना, उनका परिष्कार करना, और उनको एक दिशा देनी कि ये एक महान शैक्षिक, संगठनात्मक और प्रयोगात्मक और व्यापक योजना है, जिसमें आप आइए, आपका स्वागत है, हम समाधान करेंगे। तो जब ऐसी योजना बनेगी तब जाकर के पूरा समाधान होगा। तो जो समग्र शिक्षा और योजना है, इसमें जो शैक्षिक पहलू जितने भी होंगे उन पर भी एक साथ विचार करना पड़ेगा। जैसे वहाँ अध्ययन के साथ साथ में अनुसंधान भी होगा, वहाँ पर पाठ्यक्रम का निर्माण भी होगा। जैसे दौलत सिंह कोठारी जी की एक प्रसिद्ध उक्ति है कि भारत का भाग्य उसके कक्षा कक्षों में निर्मित होता है। तो जो भारत का भाग्य निर्मित करने वाले हैं वो भारत के पाठ्यक्रम का भी निर्माण करें। तीसरा, वहाँ साहित्य का भी निर्माण होना चाहिए, समाज प्रबोधन के लिए, शिक्षक निर्माण के लिए, छात्र शिक्षा के लिए, विद्वत चर्चा के लिए, देशी भाषा में, विदेशी भाषा में अनुवाद होना चाहिए, संपादन होना चाहिए। तो समस्त साहित्य का भी वहाँ निर्माण हो। और शिक्षा को तो पुनर्व्याख्यायित करना ही है, चाहे शिक्षा का दर्शन हो, परिभाषा हो, शिक्षा मनोविज्ञान हो, पाठन पद्धति हो, मूल्यांकन पद्धति हो, इन सभी को पुनर्व्याख्यायित करना पड़ेगा। और इसमें मैं स्वामी विवेकानंद जी की 2 उक्तियों को उद्धृत करूंगा। उन्होंने कहा था कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। ये उन्होंने बोला कि व्यक्ति के अंदर सब कुछ है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, और यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, ये भी हम कह सकते हैं कि पूरा ब्रह्मांड एक पिंड है, और हर पिंड के अंदर एक ब्रह्मांड है। एक छोटे से छोटे कण में भी हम यदि ईश्वर की कल्पना करते हैं तो हमारे अंदर तो सब कुछ है। तो इसीलिए जो कार्यकर्ताओं को विद्वान बनाओ वो सरलता से संभव है स्वामी जी की इस परिभाषा के माध्यम से।
और दूसरा स्वामी जी ने कहा था, वी नीड मैन मेकिंग एंड नेशन बिल्डिंग एजुकेशन। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यष्टि को समष्टि, सृष्टि और परमेष्टि के साथ जोड़े और राष्ट्र और धर्म और अध्यात्म जो है वो उसके केंद्र में रहे। तो जब शैक्षिक प्रयासों में एक रूपता होगी तो उसके लिए विभिन्न प्रकार के संगठित और व्यापक प्रयास हम सबको करने होंगे, और जिसकी चरणबद्ध योजना पुनरुत्थान विद्यापीठ ने बनाई है। वो योजना है 5 तपों की, जो समग्र शिक्षा योजना है। 5 तप कुल 60 वर्षों के लिए है और 2004 से लेकर 2064 तक की ये योजना है। बात यह है कि सभी चर्चा करते हैं कि इतने लंबे तो आप भी नहीं रुकोगे। बहुत सारे लोग कहते हैं आप क्या काम कर पाओगे 2064 तक। हमसे भी कुछ लोग पूछते हैं, तो हम बहुत सरल सा उत्तर देते हैं कि भारत तो जन्म जन्मांतरों का देश है। भारत कब से एक जन्म के ऊपर विचार करने लगा? पूर्व जन्म में जो किया वो पुनर्जन्म लेकर के शेष काम करेगा। और हमारे यहाँ तो संस्कार ही ऐसे है कि यदि इस जन्म के अंदर मुक्ति नहीं मिली तो हमको प्रतीक्षा थोड़ी करनी है कि कब भगवान वो समय लेके आएंगे। हमारा तो फिर जन्म हो जाएगा और फिर दूसरे जन्म में जाकर के हम मुक्ति की जो शिक्षा के माध्यम से यात्रा है वो आरंभ करेंगे। जड़ भरत की कथा आपने सुनी है। राजा थे, हिरण में प्रेम हुआ। जब हिरण बने तो पुनः उनको स्मरण हुआ कि नहीं, पहले मैंने हिरण में आसक्ति करके त्रुटि की, तो फिर जब पुनः जन्म हुआ तो जड़ भरत बने रहे, बस भगवान का भक्ति करते थे और पुनः वो मुक्त हुए। तो इस तरह से जो 5 तपों की योजना है उसमें सबसे पहला तप हमारा पूर्ण हुआ, वो है नैमिषारण्य तप। नैमिषारण्य तप की कथा तो हमने बार बार सुनी है, उसका रिपीट नहीं करेंगे। और आज भी मुझे लगता है कि जब भी हम कोई गोष्ठी, चर्चा या आयोजन करते हैं तो एक स्वरूप उसका लोकमत परिष्कार का होता है, एक स्वरूप उसका कुटुंब सुदृढ़ीकरण का भी होता है, तो उसी में भविष्य के लिए शिक्षक निर्माण भी होता है और उसी में साहित्य का निर्माण भी होता है। जैसे चिंतन सत्र चले तो कितनी सुंदर 3 पुस्तकें तैयार हुई हमारी सारी। तो सब तप हमारे बराबर चलते हैं। तो जो कुल 60 वर्ष की योजना है उसका दूसरा तप हमारा लोकमत परिष्कार अभी चल रहा है। और नैमिषारण्य तप में हमने अभी तक लगभग 1200 ग्रंथों का निर्माण किया है, जो सभी के लिए, जो शुरुआत में हमने समग्रता की बात की, आजीवन और सार्वत्रिक दोनों प्रकार की शिक्षा के लिए। दूसरा जो योजना का बात हो रही है वो लोकमत परिष्कार की। पहले जो लोकमत प्रभावित होता था वो संतों के माध्यम से, कथावाचकों के माध्यम से, या जो तीर्थाटन करते हैं उनके माध्यम से, या कुंभ के अंदर जो धर्म सभा होती थी उसके माध्यम से। लेकिन वर्तमान में सोशल मीडिया बहुत तेजी से फैला है। टीवी मीडिया या जिसे विजुअल मीडिया कहते हैं या प्रिंट मीडिया, इन तीनों का प्रभाव बहुत अधिक है। तो जो लोकमत परिष्कार है वो स्थायी तो तभी होता है जब 1 to 1 होता है। बाकी चाहे कोई कुछ भी बोले कि सोशल मीडिया से ये हो रहा है वो हो रहा है, वो बहुत स्थायी परिवर्तन नहीं होता, थोड़े समय के लिए परिवर्तन होता है। लेकिन हाँ, परिवर्तन का वाहक भी है और स्थानिक परिवर्तन इसे ही होता तो है परिवर्तन। लेकिन यदि हमें स्थायी लोकमत परिष्कार करना है तो हमें ऐसे धर्माचार्यों की आवश्यकता है, ऐसे ज्ञानाचार्यों की भी आवश्यकता है जो निरंतर भारत के बारे में प्रबोधन करें। और वो भारत के बारे में जब प्रबोधन करेंगे तो वास्तव में लोकमत परिष्कार होगा। जैसे गोविंद गिरी जी महाराज जी को मैंने देखा कि उन्होंने भारत कथा के बारे में बताया। पहली बार मैंने किसी धर्माचार्य के माध्यम से वो कथा सुनी, बहुत आनंद आया उसे सुनने में भी। और तीसरा जो हमारा है वो है परिवार शिक्षा। तो जब हमारे 24 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे 2027 व्यास पूर्णिमा के बाद, 28 व्यास पूर्णिमा के बाद, हाँ 12 और 12 24 और 4 28, तो 2028 से कुटुंब सुदृढ़ीकरण का तप आरंभ होगा। क्योंकि यदि कुटुंब के अंदर लोग मानने लग जाएं तो कुटुंब से ही समाज बनता है और कुटुंब से ही सब जगह पे लोग जाते हैं, चाहे विद्यालय में पढ़ने के लिए जाएं या काम करने के लिए जाएं। तो वहाँ पे सुधार होने पर सब जगह पे सुधार परिलक्षित होने लगेगा।
और किस तरह से कुल परंपरा का, कौशल परंपरा का, व्यवसाय परंपरा का और वंश परंपरा का परिवार वाहक बने। आज बहुत सुंदर बात कही कि आज घर केवल पक्के ढांचे मात्र रह गए हैं, 4 सदस्य होते हैं। और मुझे तो हंसी आती है समाज के ऊपर, जिनके घर में 10-12 लोग होते हैं, समाज हंसता है कि अरे इतने लोग आपके घर पे। उनको स्वयं पे हंसी आनी चाहिए कि आप ये प्रश्न कैसे पूछ सकते हो ऐसे, घर में तो इतने ही लोग होने चाहिए। मेरे पर भी कई बार लोग करते हैं कि आप इतने लोग रहते हो साथ में। मैंने कहा क्यों भाई, माताजी पिताजी के साथ हमें नहीं रहना क्या? हमें हमारे भाई के साथ नहीं रहना, भतीजे के साथ नहीं रहना क्या? हमें हमारे भांजे के साथ नहीं रहना क्या? हमें हमारे बच्चों के साथ नहीं रहना क्या? तो उनको लगता है कि नहीं, अधिकारी वर्ग तो विशेष रूप से वो कहता है कि नहीं, 2 हम और 2 हमारे, उसके अतिरिक्त नहीं। और वो भी जो 2 हैं वो भी विदेश चले जाए, हम 2 अकेले रहे यहाँ पे, वो भी ये स्थिति है। हाँ, और वो भी यदि नौकरी दोनों की है तो दोनों अलग अलग। यानी यदि कुटुंब नहीं है तो लज्जा के स्थान पे गौरव अनुभव होना, इससे अधिक विपरीत मानसिकता तो हो ही नहीं सकती किसी की। और हमने बात की थोड़ी देर पहले जब चर्चा हुई कि जो कुटुंब में शिक्षा है उसकी सबसे अच्छी चीज़ होती है वो जन्म पूर्व शुरू हो जाती है, गर्भावस्था में आरंभ हो जाती है। इसलिए भी कुटुंब सुदृढ़ीकरण आवश्यक है। और इससे जब कुटुंब सुदृढ़ और सुखी और समृद्ध होगा तो परिवार भी, समाज भी सुदृढ़, सुखी और समृद्ध होगा। और जो चौथा चरण है वो है शिक्षक निर्माण। जब समाज ठीक हो जाएगा, जब कुटुंब सुदृढ़ हो जाएगा, परिवार सुदृढ़ हो जाएगा, तभी प्रत्यक्ष विद्या केंद्र अच्छे चलते हैं, ये पता होना चाहिए। नहीं तो वो हमारे वाली शिक्षा को नहीं समझ पा रहे। जब हम कहते हैं भारतीय शिक्षा, वो हंसने लग जाते हैं कि वेद पढ़ाओगे क्या, रामायण पढ़ाओगे क्या, क्या काम आएगी। और जब हम उनसे क्रॉस क्वेश्चन ये कर लेते हैं कि अब वाली क्या काम आ रही है ये बताओ, तो वो इधर उधर मुंह ताकना शुरू कर देते हैं। दूसरा, अध्ययन और अनुसंधान का कार्य करने वाले जो विद्या केंद्र है वो तो योजना के प्रथम चरण है, लेकिन बाद में बाल, किशोर, तरुण के लिए विद्यालय चलाने के लिए समर्थ शिक्षकों की भी आवश्यकता होगी। और जब तक शिक्षक स्वयं दायित्व बोध से परिपूर्ण और ज्ञान संपन्न नहीं होगा तब तक शिक्षा केंद्र चल ही नहीं पाएगा। इसलिए सुयोग्य शिक्षकों का निर्माण करना हमारा प्रथम चरण होना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि हम सबको आह्वान भी करना चाहिए। और वो आह्वान क्या है? युवाओं को आह्वान, वानप्रस्थों को आह्वान, वृद्धों को आह्वान कि आप आइए और इस ज्ञान यज्ञ में, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ से भगवान कृष्ण कहते हैं, इसमें अपनी आहुति भी दीजिए। और जब शिक्षक निर्माण होगा उसके बाद में वही शिक्षक स्वतंत्र रूप से अपना गुरुकुल खोलेंगे। और उसका मार्गदर्शन कौन देगा? वो देगा राम विद्यापीठ, अर्थात पुनरुत्थान विद्यापीठ, अर्थात हमारी समग्र शिक्षा की योजना उनको मार्गदर्शन देगी। तो जो 5वां चरण है उसमें सरलता तभी आएगी जब इन 4 चरणों को हम पूर्ण कर लेंगे। नहीं तो आप देख ही रहे होंगे बहुत सारे जो गुरुकुल हैं वो चल रहे हैं, वो गाहे बगाहे या इस ढांचे के एक तरह से व्यामोह में फंसकर पुनः उसी विपरीत दिशा में जाना आरंभ कर देते हैं। एक और आजकल लोग मानने लगे हैं कि निःशुल्क शिक्षा हो नहीं सकती क्योंकि भिक्षा हम मांग नहीं सकते, दान कोई देता नहीं है, दक्षिणा देने वाले विद्यार्थियों का निर्माण नहीं हुआ है, और समित पानी में हवन तो हम करते नहीं, तो संविदा आएगी क्या? क्या काम है संविदा का हमारे? या कोई जब शुरू में आता है तो अपने आप को लेकर के कुछ आता नहीं, तो वो एक कम्युनिटी लिविंग की तरह चीज़ों को भी चलाने लगे हैं कि भाई ठीक है, सब लोग मिल करके हम विद्यालय को चलाएंगे। तो अभिभावक भी देंगे, ऐसा नहीं है सहयोग, लेकिन अभिभावक को हम कम्युनिटी लिविंग की तरह नहीं ले सकते, भिक्षा के रूप में हम उनसे ले सकते हैं। तो हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि जब चले तो शुद्ध भारतीय ज्ञान परंपरा, शुद्ध भारतीय सिद्धांतों के आधार पे चले। और इन सभी चरणों के साथ सबसे बढ़िया बात जो हमारे साथ है कि एक साथ 50% एक चरण चलता है और जो शेष 4 चरण हैं वो 12.5, 12.5, 12.5 और 12.5% चलते हैं। इसलिए हर चरण के साथ बाकी 4 चरण भी एक साथ चलते हैं। तो एक चरण के क्रियान्वयन के समय दूसरे चरणों का कार्य भी आवश्यकता और अनुकूलता के अनुसार चल सकता है, परंतु ये कार्य प्रयोगात्मक होगा। ऐसा नहीं है कि हम मूल रूप से वही काम करना शुरू कर देंगे।
मुख्य कार्य तो उस चरण का होगा, लेकिन प्रयोगात्मक रूप में बाकी चरणों के काम भी चलते रहेंगे। और 60 वर्षों की अवधि में भारत में अवश्य में परिवर्तन आएगा। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था या तो बंद होगी या म्यूजियम में चली जाएगी, जिसको देखने के लिए लोग आया करेंगे, कभी ऐसा ही था, ऐसा हो, ये सभी की अपेक्षा भी है। और ये जो पांचों तप है, इसका हमें अब क्या करना है? हमें धर्म तंत्र के साथ, समाज तंत्र के साथ और राज्य तंत्र के साथ इसका समायोजन करवाना है। तो आपने देखा होगा कि शिक्षक प्रशासक संवाद, शिक्षकों का धर्माचार्यों के साथ संवाद और समाज के लोगों से संवाद। तो जब हम ये सब पढ़ते हैं तो हमें उनसे संवाद ही करना पड़ेगा, क्योंकि संवाद ही समाधान का माध्यम बन सकता है। तो तीनों चीज़ें, जो समाज तंत्र है, धर्म तंत्र है और राज्य तंत्र है, इसके साथ सारी समग्र शिक्षा का समायोजन हो, इसके लिए हमें अपने सामर्थ्य को भी बढ़ाना होगा। और सबसे बड़ी बात, जब हमारी शिक्षा योजना धरातल पर आ जाएगी, इससे केवल हमें लाभ नहीं होगा, इसको पूरे विश्व को लाभ होगा। और क्योंकि भारत ने हमेशा अपने उसका विचार नहीं किया, भारत ने पूरे विश्व का, पूरी सृष्टि का विचार एक साथ किया। और आज जितनी भी समस्याएं आप देख रहे हैं, कोई भी समस्या, चाहे वो सामाजिक समस्याएं हों, कन्या भ्रूण हत्या है, दहेज प्रथा है, जातिवाद है, वर्ग भेद है, क्षेत्रवाद है, संप्रदायवाद है, या बहुत सी समस्याएं जो अंतर्राष्ट्रीय हो गई है, जिसमें जल संकट है, पर्यावरण संकट है, या नैतिकता का पतन हो रहा है, रोगियों की संख्या बढ़ रही है, रोगों की संख्या भी बढ़ रही है, अपराधों की संख्या बढ़ रही है, इन सभी समस्याओं का एकमात्र जो समाधान है वो भारतीय शिक्षा है। एकमात्र इसलिए क्योंकि भारतीय शिक्षा जीवन के और जगत के किसी भी पक्ष को छोड़कर विचार ही नहीं करती, सभी पक्षों का सामूहिक रूप से विचार करती है। हालांकि मेरे पास 10 मिनट और हैं, लेकिन मैं इसमें बस निष्कर्ष रूप में एक पंक्ति और कहूँगा कि चाहे कहीं भी जाइए, घूमकर तो पुनरुत्थान आना ही होगा सभी को, ठीक है क्योंकि मूल समाधान और मूल सिद्धांत और शुद्ध सर्वसमावेशी सिद्धांत के साथ पुनरुत्थान काम करता है, उसी एकात्मता के साथ काम करता है जो हमारी उपनिषदों में, गीता में और ब्रह्मसूत्र में और वेदों में वर्णित है। उसी एकात्म दर्शन के साथ काम करता है जो दीनदयाल उपाध्याय जी ने की, और उसी एकात्म विज्ञान के साथ काम करता है जो पुनरुत्थान विद्यापीठ का आधार है। इसलिए मूल को पकड़ो, सब परिवर्तित हो जाएगा। और यदि आपने पत्ते, तने या फल को पकड़ने का प्रयास किया तो एक बार ठीक है, आप उसको तोड़ लोगे, फल खा लोगे या तना काट लोगे, लेकिन भविष्य में जड़ें तो वही हैं, वही उगेगा। इसलिए अर्थ केंद्री से धर्म केंद्री जीवन रचना पे आए। और समग्र शिक्षा योजना का एक मूल तत्व है कि शिक्षा धर्मानुसारिणी होती ही है, तो केंद्र बिंदु तो धर्म ही बनेगा। बस इतना।